स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है बड़ी ही अजीब बीमारी है ज़्यादा सोचने की। यह इंसान को पूरी तरह से भटका देती है। इसलिए ज़्यादा सोचना कैसे बंद करें और अपने दिमाग और मन को स्थिर कैसे रखें, इस विषय पर आज की यह कहानी अंत तक ध्यान से सुनना, तभी आपको इसका हल मिल पाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कोई यह कहता है क्या हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए यह सोचा है कि जितने भी आजकल आविष्कार हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक ने किसी चीज़ का आविष्कार किया है, वह सब उनकी गहरी सोच का ही नतीजा है। अगर वे लोग इतना ना सोचते, इतने गहन चिंता ना करते, तो वो भला इस प्रकार के आविष्कार कैसे कर पाते। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह भी तो सत्य ही है, फिर आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज़्यादा सोचना हमारे लिए हानिकारक होता है, ये हमें गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या यह सच है? क्या हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कभी नहीं हो पाते। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि किस विषय के बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस विषय पर हम गहरी सोच रखते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारी सोच सही दिशा में है, हमारी सोच सही विषय के लिए है, तो हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता खुद ब खुद तैयार करेगी। लेकिन यदि हमारी सोच बिखरी पड़ी है, तरह तरह के विचार हमारे मन में भरे पड़े हैं, हमारी सोच अलग अलग दिशाओं में भाग रही है, तो ऐसी सोच हमारे लिए आत्मघाती है। जिस प्रकार एक नदी जो केवल एक ही दिशा में बहती है और उसका बहाव एक ही तरफ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी सोच भी एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक ही विषय पर होनी चाहिए, तभी वह हमारे लिए एक वरदान साबित होती है। लेकिन जरा सोचिए, यदि वह नदी अपनी धाराएं यहाँ वहाँ बिखेर दे, वो अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, तो इससे क्या लोगों को नुकसान नहीं हो पाएगा? क्या वो विनाशकारी नहीं बन जाएंगी? दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय पर लोग अक्सर आग तापते हैं, और यह आग तापना उस समय हर किसी को पसंद होता है। हर कोई आग ताप कर अपने शरीर के तापमान को व्यवस्थित करके प्रयास करते हैं, और सर्दियों में आग तापने से हमें बहुत आनंद भी मिलता है। लेकिन यह आग हम थोड़ी दूर रहकर ही ताप सकते हैं। यदि हम उसमें अपना हाथ ही डाल दे, तो क्या वह हमें जला नहीं देगी? ठीक उसी प्रकार हमारी सोच भी होती है। हमारी सोच की सही दिशा और सही मूल्यांकन होना ही अति आवश्यक है। इसलिए अपनी सोच को एक सही दिशा देना अति आवश्यक है। और किस विषय पर है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी यह आपके लिए वरदान साबित होगी। अन्यथा यदि आप बेवजह की सोच में लगे हुए हैं, आपकी सोच तरह की दिशाओं में घूम रही है, तरह तरह के विषयों पर है, तो आपको खुद नहीं पता कि आप किस विषय पर आपके लिए एक अभिशाप भी साबित हो सकती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि आपको किस दिशा में सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, और जिस सोच के कारण आप हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, यही आपकी कमजोरी, आपकी ताकत बन जाएगी। आपको सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा, सोचने का एक नया रास्ता मिलेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। एक कहानी बहुत समय पहले की है, जब लोग पैदल ही सफर किया करते थे। लोगों के पास उतने संसाधन नहीं थे कि वह एक जगह से दूसरी जगह के लिए किसी साधन का उपयोग कर सकें। जब किसी को एक नगर से दूसरे नगर में जाना होता, तो वे लोग पैदल ही जाया करते थे या फिर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, जिस कारण उन्हें एक नगर से दूसरे नगर जाने का अत्यधिक समय लगाना पड़ता था। कई कई बार तो 3 दिन भी लग जाते थे। उस समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था श्यामपुर, और उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अशोक। अशोक अभी नौजवान था, उसकी उम्र केवल 25 वर्ष थी और वो बिल्कुल हट्टा कट्टा था।
नौजवान था, उसके अंदर जोश और उत्साह भरा हुआ था। वो किसी भी काम को पूरी मन लगन और मेहनत के साथ करता था और अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाकर ही वह दम लिया करता था। और तो और जब भी वह किसी के साथ कुछ बुरा होता हुआ देखता तो वह चुप नहीं बैठता, बल्कि उसके खिलाफ वह आवाज उठाता, उसका विरोध किया करता। जब तक कि सामने वाला अपनी गलती का एहसास न कर ले, उसके लिए वह माफी न मांग ले या फिर उसका हर्जाना देने के लिए वह तैयार न हो जाए। अशोक की माँ पहले ही गुजर चुकी थी। अब उसके घर में कोई बच्चा था तो वह उसके पिता, जो अशोक से बहुत प्रेम करते थे और वह अशोक के इस स्वभाव के बारे में भली भांति जानते थे, और वह अशोक के इस स्वभाव के कारण ही अत्यधिक चिंतित भी रहते थे, क्योंकि वह जानते थे अशोक बहुत ही आक्रामक स्वभाव का है, जिस कारण उसके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता था। वह हमेशा चिंतित रहते थे कि अशोक अपनी जवानी में कुछ गलत ना कर बैठे, और जब भी अशोक किसी काम के सिलसिले में एक नगर से दूसरे नगर की ओर जाता तो उसे कई दिन लग जाते थे। कई कई दिनों तक वह घर वापस ही नहीं लौटता था। इस बीच अशोक के पिता बहुत चिंतित रहते। वह हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी को लेकर सोचते रहते ही। वो ये सोचते कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस तरह के कई ख्याल उनके मन में घूमते रहते। अपने बेटे की चिंता में वह कभी कभार तो खाना पीना तक भी भूल जाया करते थे। जब तक अशोक घर नहीं लौटता था तब तक वह हमेशा चिंता में ही रहते, हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी के बारे में ही सोचा करते। और यह बात पूरे गांव को अच्छी तरह पता थी। उस दिन गांव में अशोक के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्हें यह बात अच्छे से पता थी कि अशोक के पिता अशोक को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं और वह अत्यधिक सोचते हैं। एक बार अशोक किसी काम से दूसरे नगर की ओर गया था और अशोक के दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठाया। अशोक के दुश्मन ने पूरे गांव में यह बात फैला दी, केशव की घोड़ा गाड़ी रास्ते में ही पलट गई। दूसरी तरफ अतिरिक्त गहरी खाई थी और अशोक उसी में जा गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और ये बात धीरे धीरे अशोक के पिता के कानों में भी पड़ी। अशोक के पिता ने जैसे ही यह बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें यह समझ नहीं आया कि वह क्या करें। उनका इकलौता पुत्र था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक छोटे से ख्याल ने उनके मन को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, बिखर चुके थे। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। देखते ही देखते अचानक जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर गांव के आसपास के कुछ लोग उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत ही उन्हें उठाया और वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने जांच पड़ताल की और उन्हें एक दवा दी, जिससे अशोक के पिता की जान तो बच गई, लेकिन अभी उनके मन में बस वही ख्याल घूम रहा था। अभी उनका दिल बैठा जा रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस तरह से पता करे कि उनका बेटा कहाँ है और उसे क्या हुआ। ऐसा कोई साधन भी नहीं था जिसे वह अपने बेटे की खबर ले जा सके, जिस कारण वह तिल तिल मरे जा रहे थे। उनका मन बैठा जा रहा था। वह अपने बेटे को देखना चाहते थे, जिस कारण उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद अशोक अपना काम खत्म करके घर वापस लौटा, और जब वह घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके पीछे गांव में क्या हुआ है। जैसे ही उसे पता चला कि वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा। वो ये जानता था कि ये किसकी हरकत है, लेकिन सबसे पहले वह अपने आप को शांत करके अपने पिता के पास जाता है, उनसे उनकी खैर खबर लेता है। और जब अशोक के पिता अशोक को देखते हैं तो मन ही मन वह बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने बेटे को देखकर उनकी सांस में सांस आती है। उसके बाद अशोक अपने पिता से कहता है, हे पिताजी, आपसे किसने कही थी कि मेरा घोड़ा गाड़ी रास्ते में पलट गई थी और मैं गहरी खाई में जा गिरा था, जिस कारण मेरी मृत्यु हो गई? ये झूठी खबर आप तक किसने पहुंचाई? इस पर उसने अपने पिता, बेटा, गांव में हर कोई केवल एक ही बात कह रहा था और ये बात मेरे भी कानों में पड़ी। मैं नहीं जानता ये बात कहाँ से आई और किसने कही, लेकिन जब से मैंने ये बात सुनी थी मेरा तो मन बैठा जा रहा था।
मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। मैं तो तुम्हें बस आखिरी बार देखना चाहता था कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, तुम ठीक भी हो या नहीं। तब अशोक क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं जानता हूँ ये सब किसकी हरकत है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। यह सब मेरे उन दुश्मनों का किया करा है और मैं उनकी गलती के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसके लिए उन्हें सजा दूंगा। आप बस देखते जाओ मैं किस तरह से उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाता हूँ। और हाँ, आप मुझे रोकने बिल्कुल मत आइएगा। लेकिन पिता उस खैरियत बड़े संकट में नहीं चाहते थे कि अशोक के पिता ने फंस जाए। अशोक के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे से कहा, नहीं बेटा, मत जाओ, रुक जाओ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे बिना मैंने इतने दिन कैसे काटे हैं ये मैं ही जानता हूँ। मेरी बात मान लो, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लो, अपना गुस्सा थूक दो, मत जाओ। अपने पिता की ये हालत देखकर अशोक की भी आंखों में आंसू आ गए और उसका सारा गुस्सा पल भर में ठंडा हो गया। अब अशोक को अपने पिता की चिंता सताने लगी थी। वो ये समझ चुका था कि उसके पिता पहले की तरह नहीं है, उनकी हालत पहले की तरह नहीं है। इसलिए वह अपने पिता को लेकर एक दूसरे नगर जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़े वैद्य रहा करते थे। वह उन वैद्य को अपने पिता को दिखाता है। वह वैद्य अशोक के पिता की नब्ज देखकर उन्हें कुछ दवाइयाँ देते हैं और साथ ही अशोक से ये भी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पिता को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे तुम समय समय पर इन्हें खिला देना। वैसे तो इन्हें कोई रोग नहीं, बस इन्हें ज्यादा सोचने की परेशानी है और वास्तविक ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसकी दवा मैं तुम्हें दे सकूं। इसे तो इंसान को स्वयं ही काबू करना पड़ता है। उस वैद्य की ये सारी बातें सुनकर अशोक अपने पिता को लेकर वापस घर लौट आता है। लेकिन अब से अशोक एक बड़े परेशानी में फंस चुका था। अब वह अपने व्यापार को और आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे अपना व्यापार करने के लिए एक नगर से दूसरे नगर जाना पड़ता था, लेकिन वह अपने पिता की इस हालत के कारण अब कहीं भी नहीं जा पा रहा था, जिससे उसका व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वह जब भी किसी नगर जाने की सोचता तो उसके मन में बस यही ख्याल आता कि मैं एक बार किसी नगर की ओर गया और वहां से आने में मुझे अत्यधिक समय लगा तो मेरे पिताजी की हालत फिर से खराब हो जाएगी। उनकी ज्यादा सोचने की ये बीमारी उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर देगी और वो और भी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, जिस कारण अशोक कहीं भी नहीं जा पा रहा था और अशोक इस बात से अत्यधिक परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने पिता की इस परेशानी को दूर करे। उसने कई बार प्यार से अपने पिता को समझाने की कोशिश की, उन्हें मनाने के मुमकिन प्रयास किया, उन्हें यह विश्वास भी दिलाने का प्रयास किया कि पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, मैं केवल अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, आप चिंता ना करो, मैं सही सलामत फिर लौट आऊंगा। लेकिन पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। वह अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा, मैं जानबूझकर यह सब नहीं सोचता, लेकिन मेरा मन ऐसा ही है कि वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है। न जाने क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाता और मेरे मन में न जाने कैसी कैसी अनहोनी को लेकर विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिस कारण मैं और भी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ और भी ज्यादा चिंतित होने लगता हूँ और दूसरे से नहीं है। फिर जब तक मेरे मन को चैन नहीं आता, अब तुम्हें ही बताओ मैं क्या करूं। अशोक को अपने पिता की सारी बातें सही लगी, लेकिन एक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म तो करने ही पड़ते, बिना कर्मों के उसका जीवन कर्महीन हो जाता है। और इसी प्रकार अशोक का जीवन भी कुछ इसी मोड़ पर आ चुका था। वह किसी भी काम को करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा था, अपने व्यवहार को बढ़ाने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ रहा था, जिस कारण धीरे धीरे उसका व्यापार चौपट होने लगा। अब कोई भी उसे कोई काम नहीं सौंपता था, जिस कारण अशोक बहुत ज्यादा
चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा। तभी एक दिन अशोक का एक मित्र अशोक के पास आया और उसे कहने लगा, मित्र, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हारे पिता अत्यधिक सोचते हैं, वह अत्यधिक सोचने की बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पास ही एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनके जाकर मिलो। वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। वो इंसानी दिमाग और उनकी विचारधाराओं में करते हैं, ये विचारों के बारे में बड़ा ज्ञान रखते हैं। मेरी राय में तुम्हें उनके पास अवश्य जाना चाहिए। अपने मित्रों की यह बात सुनकर अशोक के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी और तुरंत ही वो अपने पिता को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। जब अशोक और उसके पिता वहां पहुंचे तो वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। वह दोनों शांति से अपने सामने बैठ गए और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, अशोक और उनके पिता ने प्रणाम किया, लेकिन बदले में जो बौद्ध भिक्षु ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप यूं ही बैठे रहे और कुछ देर बाद वह अशोक के पूछते हैं, बनते, तुम्हारा क्या कारण है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उन बौद्ध भिक्षु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए अशोक ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बता दी। तभी वहां बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, हम इंसान अपनी बुद्धि को समझ नहीं पाते। हमारी बुद्धि हमारी सबसे अच्छी साथी होती है, सबसे अच्छी गुरु होती है, और वह हमारी सबसे, जैसा कि तुमने बताया, उस वैद्य ने तुमसे कहा था कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये तो इंसान जब अपने मन ज्यादा सोचते हैं, रख पाते, तो वह भला अपने पर काबू, दिमाग पर कैसे काबू करेगा? अशोक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज, इसी का जवाब जानने के लिए तो आज आपके पास आया हूँ कि इसका कोई हल आप मुझे, इस उपाय के कारण मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे और ज्यादा सोचने की समस्या से निजात पा सकेंगे। तभी बहुत भिक्षु अशोक से कहते हैं कि ज्यादा सोचना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान अक्सर चीजों के बारे में अतिरिक्त सोचता है जो उसके काम की होती ही नहीं, जिसे उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो बातें व्यर्थ की होती हैं वह चीजों के हमेशा सोचता रहता है। अर्थात एक व्यक्ति चिंताओं के साथ अपने व उससे छूटना, चिपकाना। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूँ जिससे अपने जीवन में उतार कर तुम्हारे पिता सोचने की इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं, इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु अशोक को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं, आप अपने विचारों को समझना और इससे मौन रहकर यह देखना होता है कि हमारे मन में किस तरह की सोच, हमारे मन में किस तरह की आपको जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और जब हम मौन होते हैं तो हम किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होते जिससे हम अपने मन के विचारों को पढ़ सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, हमारे मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। और ऐसा करने से धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगा कि हमारा मन किस प्रकार का है, वह किस प्रकार की सोच रखता है। और तब हमें यह भी सोचते हैं कि हमारे विचार कैसे संबंधित हैं, और बस तब तक हमें ये पता करना होता है कि इन विचारों के यही कारण होता है। विचार तो सबसे ज्यादा संख्या में तुम्हारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर दिमाग में, वही हमारा स्वभाव बन जाते हैं। हमारे स्वभाव इस प्रकार का होता चला जाता है। इसलिए हमें मौन रहकर अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए, इन्हें परखना चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि ये विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। आगे बौद्ध भिक्षु अशोक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपने सारे विचारों को एक एक ही में भिक्षु कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में ऐसी कोई भी विचार आया करें तो उसे वक्त पर तुम उसे ऐसे काम में जुट जाओ जिस काम में तुम्हें पसंद हो, उस काम में पूरी तरह से शामिल हो जाओ, उस काम को पूरे ध्यान से करने लगो। लेकिन ऐसा करते वक्त
तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार तुम्हें भटकाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें बार बार अपने मन को पकड़ना होगा, तुम्हें उसे बार बार एक जगह पर केंद्रित, ऐसा करने से केवल एक ही बार में हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें सतत निरंतर अभ्यास करना होगा। जब तुम निरंतर इस चीज का अभ्यास करोगे तो तुम देख पाओगे ही देखते तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा और आप पूरे तरीके से अपने विचारों को संगठित करके किसी भी काम पर अपना पूरा ध्यान लगा पाओगे।